हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था सिलेबस के बारे में कि क्या सिलेबस था। अब हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो पहला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाला है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे और आगे से आगे रिलेट करके चलेंगे। तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड में सबसे पहले हम क्या करेंगे, चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे कि चार्ज क्या होता है, फिर उससे कैसे उसका फील्ड जनरेट होता है और कैसे वो काम आता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो फर्स्ट बुक थी वो सारी की सारी किसमें आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आती है। किसमें आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या होता है कि ये तीन तरह से काम करता है। अगर जो हमारा चार्ज है वो किस पे है, रेस्ट पे है। एक हमारा चार्ज जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और एक हमारा चार्ज जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेट कर रहा है यानी उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है। तो देखो, अगर चार्ज आपका रेस्ट है मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो उस ब्रांच को, फिजिक्स की वो ब्रांच होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब इलेक्ट्रो यानी चार्ज, स्टैटिक्स यानी रेस्ट। इलेक्ट्रो स्टैटिक्स यानी होता है रेस्ट, इलेक्ट्रो यानी होता है चार्ज। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो हम उसको फिजिक्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली ब्रांच में स्टडी करेंगे। मतलब चैप्टर है हमारा फर्स्ट है और सेकंड है वो इस ब्रांच में आएगा, इसमें हम चार्ज को रेस्ट पे मानकर कंसीडर करके चलेंगे। अब अगर बात करें चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो फिजिक्स की वो ब्रांच होती है मैग्नेटिज्म, जहां पर चार्ज जो है वो मूव तो कर रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब उसकी अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मैग्नेटिज्म के अंदर आएगा, और अगर उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है तो उससे जो फील्ड बनेगा उसे कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी EMW। ये जो है तीन तरह के पोर्शन हमारे सिलेबस में होंगे फर्स्ट बुक को लेके। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आता है, अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहा है तो मैग्नेटिज्म के अंदर आता है, और चार्ज अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाता है। तो अभी स्टार्ट करते हैं पहले जो चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज के बारे में। तो देखो, अगर हम बात करें चार्ज की तो सबसे पहले हम चार्ज के बारे में बात करते हैं। चार्ज को हम कैपिटल Q या स्मॉल q से डिनोट करेंगे, ये स्टार्टिंग में बता देता हूँ। ठीक है, अगर हम चार्ज को कैपिटल Q या स्मॉल q के उसमें डिनोट करते हैं तो आप इस चीज को देखोगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच it produce and experience electric and magnetic effect। मतलब देखो, चार्ज किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो क्या करता है, क्या प्रोड्यूसर क्या एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अभी दोनों क्या होंगे इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे, लेकिन आप फिलहाल ही जान लो कि चार्ज क्या करता है। चार्ज मैटर की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। जैसे कोई मैटर है, उसका मास है m, तो आपने पढ़ा होगा कि उसके चारों तरफ जो फील्ड जनरेट होता है उसे ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। तो वैसे ही अगर कोई चार्ज है तो चार्ज भी एक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है। अब चार्ज अगर रेस्ट पे होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और अगर
एक्सेलरेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों तरह से शो कर सकता है। तो इस तरह से चार्ज क्या करता है, अपनी चारों तरफ एक ऐसा फील्ड प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट दिखा पाता है। जैसे एक मास होता है, मास के चारों तरफ जो होता है वो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, वैसे चार्ज के लिए भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब बात करते हैं चार्ज की यूनिट की। चार्ज है तो एक चार्ज का एक फिजिकल क्वांटिटी है तो इसकी यूनिट भी होगी। तो चार्ज जो है, चार्ज की क्वांटिटी, चार्ज जो है उसकी यूनिट होती है कूलाम। चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलाम। ठीक है, ये इसकी ऐसा यूनिट होती है, इसको सी से डिनोट करते हैं। ये क्या है, इसकी ऐसा यूनिट। अब जैसे ऐसा यूनिट तो इसकी हो गई, और उसके अलावा जैसे सीजीएस यूनिट की बात करोगे तो वो होती है ईएसयू, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो ये कूलाम इसकी ऐसा यूनिट है, और सीजीएस यूनिट इसकी क्या है, ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब सीजीएस और एमकेएस में क्या रिलेशन है, अब देखो कि जो हमारे पास में वो ईएसयू की मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं ईएसयू की, तो ईएसयू और कूलाम में रिलेशन होगा कि 1 कूलाम जो है वो 3 × 10⁹ ईएसयू के बराबर होगा। ये दोनों रिलेशन है, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में रिलेशन है कि 1 कूलाम होता है वो 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होता है। चार्ज जो है इसकी ऐसा यूनिट हो गई कूलाम, और सीजीएस यूनिट क्या हो गई, ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, यानी 1 कूलाम इज इक्वल टू 10 की पावर 3 × 10⁹ ईएसयू। तो इस तरह से आप देख सकते हो। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो देखो, अब टॉपिक है हमारा हाउ चार्ज इज प्रोड्यूस, कि कैसे एक चार्ज जो होता है वो प्रोड्यूस किया जाता है ऑन बॉडी, किसी भी बॉडी पे। तो देखो, चार्ज किसी बॉडी पे कैसे प्रोड्यूस होता है, तो इसके लिए सबसे पहले देखो हम बात करते हैं न्यूट्रल बॉडी की। तो देखो न्यूट्रल बॉडी क्या होती है, न्यूट्रल बॉडी वो बॉडी होती है जिसका टोटल चार्ज कितना होता है, 0। टोटल चार्ज कितना होता है, 0। मतलब ये है कि टोटल चार्ज, इस पे चार्ज नहीं है ऐसा नहीं कह सकते कि इस पे चार्ज ही नहीं है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब ऐसी बॉडी जिसका टोटल चार्ज क्या होता है, 0। अब टोटल चार्ज 0 कैसे होगा, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, तो ये एटम है, वो है सोडियम, उसका एटॉमिक नंबर है 11 और एटॉमिक मास है 23। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, तो वो भी 11 है। तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 23 माइनस में 11 बराबर जाएगा 12। आप देखोगे कि आपके पास 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 12। अब मैं अगर टोटल चार्ज निकालना चाहूँ यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11, तो माइनस का ये हो जाएगा। प्रोटॉन कितने हैं, 11, तो प्लस का ये हो जाएगा। और न्यूट्रॉन कितने हैं, 12, और न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 0। तो ऐसे आप देखो, ये हो जाएगा 0, ये प्लस का 11 और ये माइनस का 11 कितना हो जाएगा, 0। तो ऐसे नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0। तो ऐसे न्यूट्रल बॉडी वो बॉडी होती है जिसपे नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता है। चार्ज तो होता है लेकिन जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, इसलिए इस पे नेट चार्ज कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, तो अब किसी बॉडी पे चार्ज प्रोड्यूस कैसे करें, इसको कैसे समझें, इसको समझने का तरीका क्या होता है। देखो, तो इसको समझने का तरीका क्या होता है, देखो इसको समझने का तरीका ये है कि मान के चलो ऐसा हो रहा है कि अगर मैं बात करूं किसी भी एटम के अंदर, तो एटम के अंदर क्या होता है, देखो एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे मान लो मैं सोडियम की बात करता हूँ, तो 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 क्या है, इसमें प्रोटॉन्स है। अब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे अगर मैं ऐसा कहूँ कि मुझे यहाँ से इस बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है,
अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ तो क्या होगा, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने पर इसके पास इलेक्ट्रॉन तो 10 ही रह जाएंगे और प्रोटॉन कितने हैं, 11, मतलब इसको प्लस ही ले लो तो कितना आ रहा है आपके पास में, प्लस का 1। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो कम हो गए और प्रोटॉन एज इट इज है तो प्लस का 1। वैसे ही अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 11 + 1 कितना हो गए, 12 और प्रोटॉन तो अभी भी 11 ही है तो अब वैल्यू कितनी आई है, प्लस का 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी बॉडी के अंदर से हम कितने इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं या देते हैं वो उसके चार्ज को बताता है। मतलब क्या हुआ कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, तो क्या लिख सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी बॉडी। अगर किसी बॉडी से हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं मतलब ये कि किसी बॉडी को या तो इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसको उस पे चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी बॉडी, इसको ही क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक चार्ज बताएंगे। तो आई बात समझ में कि कैसे चार्ज किसी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। अब देखो आगे हम बात करते हैं, मान के चलो ये दो बॉडी है मेरे पास में, एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी। मैं यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन क्या करता हूं, ट्रांसफर करता हूं। अब क्या हुआ, मान के चलो कि इस बॉडी से इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन गए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, ये तो हुआ। अब मैं इस बॉडी से इस बॉडी तक इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर करता हूं तो मैं 1 इलेक्ट्रॉन कर सकता हूं, 2 कर सकता हूं, 100 कर सकता हूं, 1000 कर सकता हूं। लेकिन क्या मैं 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता हूं, क्या मैं 3/2 ट्रांसफर कर सकता हूं, नहीं। मैं हमेशा अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करूंगा तो एक इंटीजर नंबर के अंदर ट्रांसफर करूंगा, मैं किसी भी ऐसे नंबर के साथ ट्रांसफर नहीं करूंगा जैसे जिसमें पॉइंट आ रहा है या जो रेशनल फॉर्म है, ऐसे नंबर से इलेक्ट्रॉन कभी भी ट्रांसफर नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन हमेशा ट्रांसफर होंगे एक इंटीजर फॉर्म में, एक नंबर की फॉर्म में ट्रांसफर होंगे। तो किसी बॉडी पर जो चार्ज है, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन गया तो इस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आया तो इस पर कितना चार्ज गया, उसको मैं Q = n से डिनोट करूंगा, जहां पर n क्या है, एक इंटीजर है और E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। यहाँ प्लस माइनस लगा देते हैं। प्लस माइनस का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया है तो ये बॉडी नेगेटिव चार्ज हो गई, इसलिए आएगा नेगेटिव। अगर इस बॉडी की बात करोगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है तो इस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये आ गया पॉजिटिव। आप देखोगे जैसे मान के चलो मैं कह रहा हूँ कि किसी बॉडी पे चार्ज है 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये कि 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गए हैं, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 और e की वैल्यू आ रही है। तो इस तरह से आप किसी बॉडी पे चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हो इस तरीके से। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हो गया कि किसी बॉडी के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं वो बताने के लिए जो होता है वो होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर हम जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं तो एक इंटीजर नंबर की फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 100,000। कभी भी पॉइंट की फॉर्म में या रेशनल डेसिमल की फॉर्म में हम कभी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करते, ये मतलब है इसका। अब जैसे मान के चलो कि यहाँ पे 2 बॉडीज थी तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था, इसलिए हमने इसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में कह दिया। अब इसमें ये तो यहाँ तक तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी के लिए होता है।